और क्या, पहले बैठो। चल 12 हो गया, आर्टिकल 13 वो भी हो गया। 13 में क्या था, विधियों के बारे में ज़्यादा अच्छा था कि विधि कैसे बनाएगा राज। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। ठीक, मूल अधिकार संविधान कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। और इसके आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ठीक है, यानी कि अगर अनुच्छेद की डायरेक्टली की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। इसमें 12 और 13 हमने देख चुका था। फिर हमने देखे थे 6 मूल अधिकार बटे हुए हैं। ठीक, हाँ सफल कर लो इधर से उधर। फिर इसमें 6 जो थे, एक था हमने देखा सबसे पहला अधिकार कौन सा था, समानता का अधिकार। ठीक है, हाँ समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक थे, 14 to 18। 12-13 में समझ लिया, बाद में हम समझेंगे और आगे के आर्टिकल। तो ये हेडिंग अपनी बना लो, समानता का अधिकार हम आज पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14-18 तक देखेंगे क्या बात है। बीच में आरक्षण का मुद्दा भी इसमें जगह जगह आएगा, तो हम वो भी समझेंगे क्या क्या बातें हैं। ठीक, 12 तो समझ में आ गया था, 13 समझ में आ गया था। 13 विधि था कि संविधान से पूर्व कोई विधि ऐसी होगी जो एफआर को थोड़ा बहुत कम या समाप्त कर रही होगी, तो वो उतनी विधि शून्य हो जाएगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। और पृथककरण का मतलब वही, उसको पृथक करके रख लिया जाएगा, उतनी चीज़ लगेगी। अब इसमें ना बहुत डिटेलिंग थोड़ा चीज़ समझेंगे हम लोग कि समानता का मतलब एक्चुअली क्या है। ब्लू पेन एक किया है, अगर पेन ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब लिखा हेडिंग डाला। अब आर्टिकल 14 हेडिंग बना एक डाल लो बढ़िया से, चाहे बड़ी बीच में डालो चाहे साइड डाल लो। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक बार थोड़ी सी परिभाषा टाइप में लिखो, जो डिफाइन किया गया उसमें लिख रहे हैं। बोल रहा हूँ, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी, आर्टिकल 14 हेडिंग बना के लिखो, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये ऑन है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको लिख लेना, ये ज़्यादा गीला होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी इंग्लिश लिखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ध्यान रखना। इसको कर लो अंडरलाइन। ये जो दो आएंगे, एक ये आया स्टेटमेंट, एक और, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, इसकी इंग्लिश लिखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये ध्यान रखना, LAWS, यहाँ प्लूरल फॉर्म है, वहाँ पे सिंगुलर थी। ठीक है ना, विधियों के समान संरक्षण लिखा, से वंचित नहीं किया जाएगा, से वंचित नहीं किया जाएगा, से वंचित नहीं किया जाएगा, से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ समझ में आया इससे, जो हमने लिख ली बात? अब समझो, देखो क्या बात है ये। वैसे तो अलग अलग इन सब के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब ना थोड़ी से ये 14 तो समझा, 14 में अलग से इसको समझ लो, विधि के समक्ष समानता, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको समझ ली है क्या, विधि के समक्ष समानता क्या है, ऐसे विधियों के समान संरक्षण ये है क्या। तभी तो हमें समझ में आएगा कि किसी भी व्यक्ति को इन दोनों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये दोनों क्या है, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो विधि के समक्ष समानता की जो बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, वैसे अगर कभी आ जाता है कि एक सिद्धांत किसने दिया, तो एक डाइसी नाम के व्यक्ति थे। ठीक है,
डाइसी नाम के व्यक्ति, उन्होंने ये बताया था, डाइसी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये बताया था विधि के समक्ष समानता, ठीक है। हालांकि उन्होंने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बताया था, तो उसके अंदर ये विधि के समक्ष समानता बात आती है। तो डाइसी ने बताया था, और ये वाला अरस्तु के कंसेप्ट पे ज़्यादा चलेगा। अरस्तु के कंसेप्ट है वो भी हम देखेंगे, जो दूसरा वाला विधि को समझ, पहले इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझना कि डाइसी नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक। ब्रिटेन में कंसेप्ट ज़्यादा चल रहा है, ये ब्रिटेन और ये वाला अमेरिका, ठीक। ऐसे करके दोनों की तुलना भी आ सकती है। हाँ, डाइसी ब्रिटेन की, ठीक। तो ये थे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश विद्वान थे, डाइसी नाम था, ए बी डाइसी आई थिंक इनका पूरा नाम है। तो डाइसी की देन माना गया, यानी डाइसी का ये सिद्धांत है, डाइसी ने बताया था विधि के समक्ष समानता। उनका रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बताया था कि कानून का शासन होना चाहिए। अब वो क्या बता रहे हैं इसमें, जो ये बात है। अब हालांकि इसके अंदर मतलब बहुत सारी बातें हैं कि ये क्या है, विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, ये नकारात्मक अवधारणा है एक तरीके से। ये क्या है, नकारात्मक अवधारणा। अब ये नकारात्मक का मतलब, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ है कोई। नकारात्मक का मतलब है कि इसमें किसी चीज़ की मनाही करी गई है। मतलब हम बोलते हैं ना, आप ऐसा मत करिए, चाहे हम बोलिए अच्छा काम करने बोलते हैं कि भाई आप दूसरों को मतलब दंडित मत करिए, दूसरों को बेवजह परेशान मत करिए, तो उसमें मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कहे तो अच्छी बात नहीं, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, लेकिन उस सेंटेंस में नहीं ऐसे शब्द जुड़े, नहीं मत ऐसे वाले शब्द जुड़े, तो इसका मतलब होता है वो सेंटेंस अपने आप में प्रकृति उसकी कैसी नकारात्मक प्रकृति है, गलत चीज़ नहीं है जो ये बताएंगे कि अब कहेंगे, इसमें कहेंगे विशेषाधिकारों की मनाही है, मतलब किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी कि इसमें क्या लिखोगे आप, विशेषाधिकार, ये लोग को पहले समझ लो, मैं एक दो भी अपने आप लाइन लिखवा दूंगा। विशेषाधिकार पहले समझ लो, विशेषाधिकार का अभाव, अभाव का मतलब ये मनाही लिख लो, इसमें थोड़ी बात है, इसकी मनाही है कि आप किसी एक अच्छे पक्ष को, मतलब जो सबल पक्ष है, जिसके पास पहले से पैसा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही, उसको विशेष अधिकार नहीं दोगे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वो कुलीन वर्ग थे और सब लोग, तो उनको कोई विशेष अधिकार बहुत सारे प्राप्त होने, कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ रहा था, बाकी नीचे जनसामान्य को टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये मनाही करता है कि विशेषाधिकार की मनाही होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, कि जो विधि है, जो कानून है, जो लॉ है, उसके लिए सब समान होंगे। ये बात बता रहा है कि विधि के समक्ष सबके लिए समानता होगी। आप किसी एक को विशेष अधिकार नहीं देंगे कि मतलब आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा, ठीक है चलो आपके लिए इसमें छूट है, ऐसे नहीं करेंगे। यानी जो विशेष अधिकार दे दी ना आपने किसी व्यक्ति को, जो अच्छा सबल पक्ष है। अभी हम ये भी समझेंगे कि भेद विभेद क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा साइड में समझ लो कि अगर हम विभेद करना है, यानी भेदभाव करना है, तो भेदभाव हम कर सकते हैं। भेदभाव दो तरीके से हो जाएगा, एक सकारात्मक और नकारात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमने कर दिया सबल के पक्ष में, सबल के मतलब जो पहले से ही धनवान है और अच्छे ज़िंदगी जी रहा है, उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, तो सबल के पक्ष में हमने भेदभाव करा, यानी कोई कानून अगर ऐसा कुछ बना दिया जो इसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। और एक हमने क्या दुर्बल के पक्ष में कर दिया, दुर्बल के पक्ष में अगर हमने भेदभाव कर दिया, तो ये वाला हमारे संविधान ने आधुनिक लोकतंत्र, हालांकि ये तो किसी भी लोकतंत्र में ज़्यादातर नहीं चलता है सबल के पक्ष में ऐसे करें, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र को भेदभाव हम यहाँ भी कर रहे हैं। हम कुछ कानून ऐसे बना रहे हैं जो महिलाओं को फ़ायदा देंगे, कुछ कानून ऐसे बना रहे हैं जो SC ST को फ़ायदा देंगे, कुछ ऐसे बना रहे हैं जो बच्चों को फ़ायदा देंगे। ऐसे में कानून बनाए तो भेदभाव तो हुआ कि भाई किसी और के साथ तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन आपने महिलाओं के लिए जब स्पेशल बनाया, जैसे लोकल ट्रेन वगैरह में हमने डिब्बे एक महिलाओं के लिए डिब्बा ही बना दिया कि ये महिलाओं का डिब्बा हो गया, नहीं जैसे बने होते हैं, तो इसका मतलब तो वैसे तो भेदभाव है कि भाई ये सबके लिए होना चाहिए। आपने एक बुक उसमें कर दी, उसमें कोई और जा ही नहीं सकता, सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। लेकिन क्या है कि वो सामाजिक तौर पर उनकी स्थिति थोड़ी दुर्बल है, इसलिए उनके पक्ष में ऐसा करना ज़रूरी था, तो इसलिए भेदभाव चलेगा। तो ये आधुनिक लोकतंत्र में ज़्यादातर ये अपनाया जा रहा है। तो भेदभाव, तो इसमें जो करेंगे इसको बोल देंगे विशेषाधिकार, कि आपने इनको कुछ, इनके पक्ष में अगर कोई कानून वगैरह बना दिया तो आपने कर दिया कोई विशेष अधिकार दे दिया, और इनके पक्ष में आपने कर दिया तो आप देखो कोई सकारात्मकता अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो हम कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। तो मनाही किसकी हो रही है, विशेषाधिकार की मनाही हो रही है कि कानून सबके लिए होगा। बाकी अपवाद छोड़ देते हैं कि भाई अपवाद में महिलाएं बच्चे ऐसे करके उनके पक्ष में आप भेदभाव कर सकते हैं, उनसे नहीं उनके पक्ष में। अब इन अगर शब्द ऐसे बोले हम कि दुर्बल पक्ष से भेदभाव, तो इसका मतलब हो गया इनसे भेदभाव के पक्ष में भेदभाव, इसका मतलब उनके लिए फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये बात समझिए। तो ये थोड़ा नकारात्मक हो जाएगा, ये सकारात्मक हो जाएगा, वैसे पॉजिटिव। और ये नकारात्मक का मतलब क्या है कि मनाही, कि ऐसे शब्द जो आ रहे हैं मत नहीं ऐसे, इसका मतलब नकारात्मक अवधारणा ऐसी है। तो इसमें मना कर रहे हैं विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब विशेषाधिकार का अभाव होगा, इतनी बात समझ लेना। और मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, विधि जो बनी होगी वो सबके लिए समान होगी, किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार किसी को नहीं दिया जा रहा होगा। लेकिन फिर वो अपवाद छोड़ दिया, कह देंगे भाई आपने महिलाओं के लिए दे दिया, आपने बच्चों के लिए दे दिया, आपने SC ST को दे दिया, आपने पिछड़ा वर्ग के लिए दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया थोड़ा सा, वो चीज़ क्या है फिर, तो उसमें अपवाद छोड़ दिए जाएंगे कि हम दुर्बल के पक्ष में अगर भेदभाव करेंगे तो कर सकते हैं, सबल के पक्ष में नहीं। बात थोड़ी समझ में आ रही है। विशेषाधिकार, हालांकि उनको अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन वो दुर्बल, सामाजिक तौर पर उनकी स्थिति थोड़ी दुर्बल है, तो एक तरीके विशेष अधिकार नहीं माने जाएंगे, उनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के, उनका जो आय की असमानता हमने पीछे पढ़ा ना, असमानता, आय की असमानता है, जीवन स्तर की असमानता है, उसको कम करने के लिए हम थोड़ा सा उनको सपोर्ट करेंगे, वो हम कर सकते हैं, वो हमारी संविधान हमारी इजाज़त देता है। ये बात समझ में आ रही है।
तो विधि के समक्ष समानता वैसे बहुत अलग है कि डाइसी ने एक पूरा कानून का शासन बताया उन्होंने, और उनको कानून का शासन उन्होंने राजतंत्र के अलग बताया कि राजतंत्र में उन्होंने बोला है कि राजतंत्र में क्या होगा, राजतंत्र में राजा को छोड़ के बाकी सब पे कानून लगेगा, ठीक, कानून का शासन हो जाएगा। तो राजतंत्र में अगर राजा ना कोई गलती करिए तो राजा को कुछ नहीं होगा, राजा को कोई फांसी वगैरह कोई प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से, प्रजातंत्र के साथ बताते हैं यहाँ पे सब कोई अगर पीएम है या राष्ट्रपति जी हैं, कोई भी अगर अपराध करेंगे तो उनको भी उसी प्रकार से इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी इसमें विधि में जो भी दंड दिया होगा उनको वो मिलेगा। भले ही जैसे राष्ट्रपति को कुछ जगह 2-3 जगह छूट है कि पद पे रहते हुए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन पद के बाद कर सकते हैं जब उनका पद त्याग करा जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा गया तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। आर्टिकल कौन सा था वो, 61, आर्टिकल 61, ठीक है। आर्टिकल, और वो कौन सा बहुमत होगा फिर, बहुमत में पढ़ा था हमने, विशेष बहुमत। कौन से प्रकार का बहुमत होगा वो, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत में क्या होता है ये भी आप ही बता दो। टोटल कुल सदस्यों का 2/3, ठीक, यानी 543 अगर लोकसभा में जो पास होना है तो राष्ट्रपति भी महाभियोग चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति महाभियोग चला गया जाएगा तब पद उनका त्याग करवाया जाएगा, उन्होंने कुछ ऐसा करा हो तो उसके बाद में उनको दंड दिया जाएगा जो होगा, ठीक है। यानी कि हमारे विधि, हमारे में क्या सब लोग के कानून समान है। बाकी फिर व्यवहारिक तौर पे हम देखेंगे कि क्या होता है, व्यवहारिक तौर पे अलग बात है। जैसे भाई इसका मतलब क्या है, अगर जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं सब कुछ है, हेलमेट वगैरह रूल बने हुए हैं, सबके लिए बराबर हम जाएंगे हमारा कटेगा, और चालान और इनका भी पीएमजी का इन सबका कटना चाहिए। लेकिन देखते हैं व्यवहारिक तौर पर उन लोगों का नहीं कटता है। तो ये चीज़ है, ये बस हमें समझना पड़ेगा कि विशेषाधिकार का अभाव संविधान में क्या है और व्यवहारिक तौर पर क्या है, वो चीज़ें अलग बात होती हैं। तो समझ में आया थोड़ा सा विधि के समक्ष समानता। अपने लाइन में कुछ लिखोगे या फिर मैं बता दूँ, लिख लो। चलो ये एडिक बना के, ये आर्टिकल 14 के अंदर ही बनेगी। एक परिभाषा टाइप में आपने लिखा कि भारत के राज्य क्षेत्र के में किसी भी व्यक्ति को विधि की समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तब उसमें आपने विधि की समक्ष समानता क्या है उसको समझ लो, एडिंग बना लो विधि की समक्ष समानता, और इसमें लिख लो इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। विशेषाधिकार को प्रिविलेजेस बोलते हैं, प्रिविलेज। क्या लिखना है मुझे, प्रिविलेज, ठीक है। बस ये विशेषाधिकार समझ के, विशेषाधिकार मतलब नीचे लिख देना कि भेदभाव, इसमें भेदभाव मतलब सब कुछ है तो भेदभाव जैसे ऐसे लिख लो इसके नीचे, और लिख ले सबल के पक्ष में भेदभाव, दुर्बल के पक्ष में भेदभाव, ठीक है। सबल के पक्ष में भेदभाव मतलब इनको कोई फायदा पहुंचाने के लिए बात हो रही है, और दुर्बल के पक्ष में भेदभाव। तो जब सबल के पक्ष में फायदा पहुंचाया जाएगा इसको बोलोगे आपके विशेषाधिकार, इसको बोलोगे विशेषाधिकार। और ये जो इनके दुर्बल के पक्ष में इसको बोलोगे सकारात्मक विभेद, मतलब अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, ऐसा बात है हमारे संविधान में जो बताया गया, विभेद, ठीक है ना। ये बात समझाए। तो हमने किसकी मनाही करी, इसकी मनाही करी है कि भाई आप ये नहीं करेंगे, सबल के पक्ष में आप नहीं करेंगे। और सबल का मतलब समझे, जैसे पुरुष लोगों को पहले बहुत सारी छूट मिली है तो आप पुरुष के लिए कोई अधिकार बना देंगे, वो अच्छी बात नहीं, महिलाओं के लिए आप बनाएं, तो ऐसी बात है, ठीक। इसके नीचे आपने ये लिख लिया। अब अगली हेडिंग फटाफट बना दो, विधियों के समान संरक्षण। सकारात्मक विभेद, विभेद मीनिंग मतलब विभेद मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये लिखा, हटा दे रहा हूं मैं। अब हेडिंग बनाओ विधियों के समान संरक्षण, उसमें लिख लो कि विधियों समान संरक्षण क्या है। विधियों का कर लोगे, का हेडिंग अलग बनती तो हेडिंग में का कर लो तो अच्छा लगेगा। संरक्षण, हाँ, वरना उसमें तो सेंटेंस में तो लिखा है विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हाँ बिल्कुल बताएंगे अभी, विधियों का समान संरक्षण जी, हाँ कहाँ है, जैसे पहले एक समझो, हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे,
किस देश से प्रभावित होकर हमने मतलब अपने मौलिक अधिकार कंसेप्ट जोड़े? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में हमने बताया बिल ऑफ राइट्स से काम से आया था। अब ये ध्यान रखना, अब कोई कह दे कि विधियों का जो विधि की असमक्ष समानता जो थी, अभी हमने पीछे पढ़ा इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया? तो आप मत कह, मतलब वो मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार एफआर से, और मौलिक अधिकार का ये एक छोटा सा भाग विधि के समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से, वो था ना डाइसी ब्रिटिश के थे, तो वो ब्रिटेन से प्रभावित होकर एक तरीके से उसमें डाला गया। लेकिन मौलिक अधिकार अपने आप में पूरे, जैसे मौलिक अधिकार तो इतना बड़ा हो गया, मान लीजिए मौलिक अधिकार है एफआर हो गए, इसके अंदर कोई आर्टिकल 14 है, उस आर्टिकल 14 के अंदर एक सब लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमने पढ़ा ना विधि के समक्ष समानता, वो हमने ब्रिटेन से डाइसी, लेकिन एफआर अपने आप में पूरा जो एफआर है वो हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे कई बार स्टेटमेंट बना के बोल दें ये अमेरिका, हाँ अमेरिका जो मतलब ऐसा अमेरिका मतलब अमेरिका के व्यक्ति थे, उन्होंने कोई कंसेप्ट दिया, हमें अच्छा लगा तो हमने अपने इसमें डाल लिया है, वो चीज़ समझ ली है, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो जो एक अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो कानून का शासन नाम से उन्होंने फिर सिद्धांत बनाया, एक व्यापक अवधारणा डाइसी ने, उस कानून के शासन में ही उन्होंने बताया कि भाई कानून के शासन में विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, तो वो हमें अच्छा लग रहा है कि भाई सही बात है, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अब दूसरे डाल लिया आपने विधियों का समान संरक्षण, इसमें लिख लो, जैसे वो नकारात्मक अवधारणा थी, ये सकारात्मक है, ये समझ रहे, नकारात्मक सकारात्मक समझ रहे हो, स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे, यानी कि क्या इसमें मनाही नहीं होगी, इसमें कहीं ऐसा करो, जैसे आपसे ऐसा मत करो, उसमें वो मत करो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नकारात्मक अवधारणा। और यहाँ कह रहे हैं ऐसा करें, ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लिखो, इसका अर्थ है, इसमें लिखो, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। ठीक, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। ये लिखने की जरूरत है, इसके अगर लिखवाना चाहते तो लिखवा कि अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात राज्य जब कोई भी काम करेगा तो वो क्या समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा, ऐसा लिखना जरूरी है। समझ तो जाओगे, राज्य की बात हो रही है, राज्य कोई कानून बनाएगा और जब उसको उपयोग करेगा, उसको लागू करवाएगा, तो वो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा, क्योंकि हमने आर्टिकल पूरे 14 में क्या लिखा है, राज्य, भारत राज्य के क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उन दोनों से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि अर्थात अगर लिखना चाहो लिख सकते हो अपनी भाषा में, लिख लेना, अर्थात राज्य जब कोई नियम कानून लागू करेगा तो वो समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा सबके साथ। ठीक, अब इसमें आगे इसमें लिखो, यह अनुपातिक समानता पर आधारित है, आनुपातिक समानता पर आधारित है। यह है कौन? ये जो विधियों का समान संरक्षण वाला सिद्धांत है, ये आनुपातिक समानता पर आधारित है, आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, लिख लो यार, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, प्रोपोर्शनल इक्वालिटी पर आधारित है, मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। ठीक, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, ये क्या? अनुपातिक समानता, यह अनुपातिक समानता पर आधारित है। अब जो अनुपातिक समानता जो ये है, ये दिया था किसने? अरस्तु ने, अरस्तु युक्ति, ये सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने, उनकी किताब है पॉलिटिक्स नाम से, तो अपनी पॉलिटिक्स नाम से किताब में उन्होंने आनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया अरस्तु ने, मतलब ये सिद्धांत लिखना चाहो तो यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया, ऐसे कर लिख लेना, यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया, और ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना पॉलिटिक्स किताब में, पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स अनडिवाइडेड कॉमा किताब में या बुक में, जो भी लिखना चाहो। ध्यान आ गया मुझे, किताब की बात भी कही थी ना, किताब अगर कुछ है सो लिखा। अब आनुपातिक समानता समझ लो, जो ऊपर की चीज़ है वही नीचे की चीज़, एक बार फिर से लिख देना, वही चीज़ है। इसमें लिखो आनुपातिक समानता को ऐसे डैश मार के या कुछ भी लिखो, आनुपातिक समानता समझ लो, इसका अर्थ है, इसका आनुपातिक समानता का, ठीक है, इसका अर्थ है समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना।
समान जनों के साथ समान व्यवहार करना, असमान जनों के और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। लिखा? अब समझो, देखो, समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। अब इसे समझो, देखो, अनुपातिक समानता क्या हुआ? विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, इसका मतलब हुआ। अब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो दरअसल इन्होंने ना, अरस्तु ने, इनकी जो पॉलिटिक्स किताब है, इन्होंने दो प्रकार की समानता बताई। इन्होंने समानता बताई, समानता उन्होंने बोला कि एक तो होती है पूर्ण समानता, पूर्ण समानता भी समझते हैं अभी हम क्या है, और एक होती है अनुपातिक समानता। ये ठीक है, अनुपातिक समानता। इसमें क्या बता रहे हैं? पूर्ण समानता का मतलब क्या हो गया? ये अपनी किताब में बता रहे हैं। समानता को कैसे बता रहे हैं? पूर्ण समानता का मतलब जैसे 100 रुपये अगर मान लो मेरे पास हैं, तो आप अगर बराबर, सबको हम 100 रुपये बिल्कुल आप चारों बराबर बांट दें, पाँचों में जितने आप बैठो सबको उसमें बांट देंगे। तो ये ऐसे करके बोलना है। पूर्ण का मतलब सबको बराबर बराबर बट जाए, हमें मतलब नहीं किसकी परिस्थिति कैसे, किसके पास पहले पैसे हैं या नहीं है, कौन ज़्यादा दयनीय स्थिति में, जिसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, हम वो मन नहीं देखेंगे। कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास भरपूर है, लेकिन आप कहोगे नहीं समानता की बात हो रही है तो सबको समान समान मिलना चाहिए। फिर आनुपातिक समानता की बात ये आती है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, और हमने नीचे लिखा था कि समान के साथ समान व्यवहार करना और समान के साथ असमान व्यवहार करना। ठीक, अगर हमने कैटेगरीज बांट दी यहाँ पे कि भाई एक हमने बांट दिया थोड़ा सा कि दयनीय स्थिति वाले गरीब पक्ष में बांट दिया, जो बीपीएल हमने पढ़ते हैं ना, बीपीएल पढ़ा, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कुछ लोग आते हैं और गरीबी रेखा के ऊपर लोग आते हैं, तो उनको एपीएल बोलते हैं। तो यहाँ बीपीएल और एपीएल जो लोग होते हैं तो इनको अलग हम देते हैं। तो जो बीपीएल के लोग, जैसे मान लिया एक ऐसी लाइन है, ये वाली, ये गरीबी रेखा की लाइन है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये गरीबी रेखा की लाइन है, तो इसको बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। तो ये हो जाएगा बीपीएल, नीचे जो इसके नीचे लोग आएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसे बोलते हैं, और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, जो ऊपर आने लगे। तो इनको सरकार राशन वगैरह मुहैया कराती है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है, उसके तहत राशन को सस्ता मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब इसी में 3-4 लोग हैं, मान लो ये जो बीपीएल के लोग आते हैं, बीपीएल में आते हैं एक नाम, ए नाम का व्यक्ति आ गया, बी नाम का व्यक्ति, सी नाम के व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक, एपीएल में ऐसे हैं, मान लो एस नाम के व्यक्ति हैं, पी नाम के व्यक्ति है, क्यू नाम के व्यक्ति, आर नाम के ऐसे व्यक्ति हैं बहुत सारे। ये क्या हो गए? ये समान परिस्थिति के लोग हो गए, ये एपीएल वाले समान हो गए, ये इसके समान हो गए। तो जो अनुपातिक समानता क्या कहती है कि आप कुछ बनाएंगे कानून वगैरह, तो समान परिस्थिति की, यानी ये समान, इनके साथ एक जैसा व्यवहार होगा और इनके साथ एक जैसा होगा, और ये मतलब जो ए के साथ व्यवहार होगा वही डी के साथ व्यवहार होगा, यानी कि जो राशन ए के लिए जिस हिसाब से दे रहे हैं वही डी के लिए देंगे। ये चीज़ समझते रहे ना, क्योंकि अगर 14 समझ जाएंगे आर्टिकल समानता के अधिकार में, 14 समझ जाएंगे, 15, 16, 17, 18 वो इसी से घूम फिर के लिए रहते हैं। मेन 14 समझना है, उसके बाद 15, 16, 17, 18 आते रहेगा। बल्कि 15, 16 में आरक्षण का जो मुद्दा है वो थोड़ा और पेचीदा होगा, वो भी हम समझेंगे, लेकिन 14 ही एक होता है बड़ा आर्टिकल। कोई भी शुरुआत का आर्टिकल हो वो तो बड़ा होता है, उसके बाद में उसके बस एक्सप्लेनेशन चलती रहती है और एप्लीकेशन चलती रहती है। तो 14 ही को हमें ठीक से समझना है। तो ये क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई खाद्य सुरक्षा नियम में कोई अधिनियम बनाया, कोई कानून बनाया जो फ़ायदा पहुँचाएगा बीपीएल वालों को, तो जो बीपीएल में ए बी सी डी लोग आ रहे हैं, तो जो ए को जैसा फ़ायदा मिलेगा वैसा ही इसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसके साथ कहेंगे नहीं तुम्हें इतना नहीं देंगे, तुम्हें इतना देंगे, लेकिन ये आ जाए और ये लेने आ जाए पी वाला, तो इसको मना कर देंगे कि भाई आप एपीएल में आते नहीं तो आपके साथ भेदभाव, यहाँ भेदभाव हो दिया जाएगा। तो वो कहेगा नहीं आप तो समानता का अधिकार है, तो वो कहेगा नहीं समानता तो है, लेकिन कौन सी समानता? अनुपातिक समानता है। यहाँ पे कह दिया जाएगा कि अगर समानता ही पूर्ण समानता होती तो कानून बनता, तो तुम भी आ जाओ, सब लोग आते। पूर्ण समानता नहीं है, अनुपातिक समानता है। ठीक है ना, ये बात समझना कि अनुपातिक समानता है, तो ये इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, और यहाँ पे वो देंगे भी नहीं, और ये बात भी नहीं इस चीज़ की। वो कहेंगे समानता की बात हो रही है तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं। समान परिस्थिति के साथ जो है इनके साथ समान व्यवहार करा जाएगा। अब अगर ए और पी है, ये असमान परिस्थिति के हो गए, तो असमान परिस्थिति के साथ असमान व्यवहार करा जाएगा कि भाई इन्हें देंगे नहीं देंगे हम। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ भी कोई सा भी एग्जाम्पल ले लोगे आप, तो समान परिस्थिति के साथ, यानी कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। और हमने अनुपातिक समानता में लिख लिया था, समान के साथ समान व्यवहार करो, असमान के साथ असमान व्यवहार करो। यानी कि ए और पी कौन है? असमान है, एक जैसे नहीं। ये बीपीएल वाला व्यक्ति है, ये एपीएल वाला व्यक्ति है। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। तो ए और पी असमान है, तो इनके साथ असमान व्यवहार करो, यानी कि एक को दो, एक को मत दो। और ए और डी समान है, तो समान व्यवहार करो, दोनों को दो।
यानी कि समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार करो, असमान परिस्थिति के साथ असमान व्यवहार करो। ये बात समझ में आ रही है? तो आनुपातिक समानता यही है कि प्रोपोर्शनल इक्वालिटी चलती है। पूरी तरीके से हमारे समानता का मतलब वो नहीं, पूर्ण समानता नहीं, यानी कि समानता कोई पूछे तो अरस्तु ने 2 तरीके की समानता बताई थी अपनी किताब में पॉलिटिक्स नाम से। पूर्ण समानता होती है, पूर्ण का मतलब सबको बराबर बराबर, और आनुपातिक समानता तो अच्छी भी यही है ना एक तरीके से। अगर सबको देखा जाए तो आजकल के दौर में पूर्ण समानता का अच्छा चलेगा नहीं, लेकिन जो लोग पूर्ण समानता करते हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी ना, अगर हम पूर्ण समानता, इसलिए ध्यान रखना ये चीज़ समझ रहे हो कि मतलब अगर कोई आपसे पूछे समानता का अधिकार क्या मतलब, आप जवाब करना कि समानता का मतलब सब लोग बराबर, ठीक, सब लोग बराबर नहीं, समानता का मतलब पूर्ण समानता नहीं है। समानता का मतलब आनुपातिक समानता या परिस्थिति जन्य समानता की परिस्थिति के हिसाब से देखेंगे, परिस्थिति कैसी बन रही है उसके हिसाब से हम देंगे। तो परिस्थिति यहाँ पे ऐसी बन रही थी तो हमने इनके साथ समान व्यवहार कर लिया, और उसको बोलेंगे क्या, धीरे धीरे हमें सिद्धांत कहाँ से निकला, ये हमें कहाँ से अच्छी बात लगी, आनुपातिक समानता से अच्छी लगी। और किसने दिया था ये सिद्धांत, अरस्तु ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ हम लोग, ये लोग अरस्तु हैं, प्लूटो है, ये लोग प्लूटो है, और रूसो लोग, ये उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए थे। ठीक, तो हमने उस टाइम देखा था रूसो को, फिर उस टाइम नहीं अच्छे लगते थे। सुकरात नाम के एक व्यक्ति थे, सुने, तो सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था उस टाइम। ठीक, तो ये लिखा, समझ में आ गया। 14 आर्टिकल क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये समझ आएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हो गया कि विधि, वहाँ एक ही विधि की बात हो रही है, किसकी बात कर रही है, यानी कि विधि कोई समक्ष समानता, यानी कि एक विधि होगी और एक कोई कानून है तो वो सबके लिए समान है। यहाँ विधियों का समान संरक्षण बताया जा रहा है कि विधियों का, यानी बहुत सारी विधि हैं, यानी ये बहुत सारी सब विधि हैं जो आपने बनाई हैं, उनमें समान संरक्षण होगा, यानी कि समान लोग इनको हिसाब से सही से संरक्षण दोगे, और इनके हिसाब से इनका जो कानून बना होगा इनको अलग कानून दोगे। ठीक है, ये चीज़ है, जिस पक्ष में आपने जिसके लिए बनाया आप उसके लिए व्यवहार करेंगे समान परिस्थिति में। वो डाइसी व्यक्ति, यहाँ पे अरस्तु, वो ब्रिटिश, यहाँ अमेरिका। ये भी चीज़ अगर ध्यान रखना, किसी में पूछ लिया कि मतलब अनुपातिक समानता जो सिद्धांत है वो इनमें किस दार्शनिक का है या फिर किस देश के व्यक्ति ने दिया था, तो ऐसे करके भी आ जाएगा। ठीक है, 14 आर्टिकल समझ में आ गया। 15 आर्टिकल डालो, 15। इसको चाहे ऐसे भी समझ लो, अनुपातिक समानता जैसे क्या है, EW जनरल कैटेगरी मान लो, ऐसे जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक, SC कैटेगरी हो गई, ST हो गई, एक OBC कैटेगरी हो गई और एक EWS हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जनरल कैटेगरी वाले क्या हो गए, ये समान परिस्थिति के जितने लोग हैं ये सब एक जैसे लोग हो गए। ठीक है, और SC वाले एक जैसे लोग हैं, ST वाले एक जैसे हो गए, OBC वाले एक जैसे हो गए, EWS वाले एक जैसे हो गए। ठीक है ना, यानी कि जनरल जो एक ST वाले का कोई कानून है कि SC वालों को इतना आरक्षण मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो उसका फ़ायदा यही लोग उठाएंगे। इनके साथ में असमान लोग हो गए ना, इसका कोई A वही उठा लें, इसका यहाँ A उठा लें, यहाँ P का उठा लें, तो ये दोनों असमान व्यक्ति हो गए, इनके साथ असमान व्यवहार करा जाएगा। लेकिन इसी के अंदर P कोई दूसरा व्यक्ति क्यों, इन दोनों के समान परिस्थिति समान व्यवहार करा जाएगा। तो बात समझ में आ रही, चाहे वो महिलाएं हो उसमें, चाहे बच्चे हो, जैसे अगर उसमें अपवाद कुछ डाला हो उस कानून में कि इस कैटेगरी महिलाओं को ऐसा ऐसा, तो उसके हिसाब से वो होगा जैसा उस कानून में लिखा होगा। लेकिन मोटा मोटा तो आपको ये समझना पड़ेगा, अनुपातिक समानता का मतलब समान परिस्थिति में और जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार, और असमान परिस्थिति के जो लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार। 15 आर्टिकल क्या बोलता है, तो ऊपर यहाँ तक 15 आर्टिकल डाला, उसमें लिखो, 15 में लिखो, राज्य अपने नागरिक के बीच, राज्य अपने नागरिक के बीच, राज्य अपने नागरिक के बीच धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान, ठीक है, राज्य अपने नागरिक के बीच धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब लिखो इसके आगे, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों, जैसे
सार्वजनिक स्थलों जैसे, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कें, पार्क, तालाब, स्नान घाट, कुएं, सार्वजनिक कुएं जो भोजनालय, क्या लिखा, जैसे सड़कें हैं, पार्क हैं, ठीक है, स्नान घाट हैं, स्नान घाट जैसे गंगा के घाट ये सब है ना, हर की पैड़ी सुना है सब, ऐसे करके जो स्नान घाट है सार्वजनिक है, किसी के प्राइवेट के लिए नहीं है। तो जैसे सड़कें, पार्क, सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, भोजनालय आदि के प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। मैं वह फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों जैसे, अब आगे पीछे लिखा हो तो अलग बात है, जैसे सड़कें, पार्क, सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, भोजनालय आदि के प्रयोग से नहीं रोका जाएगा, प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। अगली लाइन से लिखो, इसके 5 अपवाद हैं, इसके 5 अपवाद हैं। इसके 5 अपवाद हैं। महिलाएं, जैसा आगे लिखना, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और पिछड़ा वर्ग। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और पिछड़ा वर्ग। ठीक, इसके 5 अपवाद है। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, पिछड़ा वर्ग। 5 अपवाद है, डैश लगा के लिखिए, 5 अपवाद है, ये लिख लिया, उसके आगे चाहे लिख लो, और पिछड़ा वर्ग लिखा। के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, यानी कि इनके पक्ष में कर सकते हैं, यही वो दुर्बल वाला बात है, पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, बहुत जल्दी से इसको समझ लो, 16 भी कर लें आज, 15-16 दोनों साथ में पढ़ेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। लिखा, ये समझा, यानी बोलना क्या, राज्य अपने नागरिकों के लिए और धर्म जाति लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 मूवी भी अगर देखी हो तो उसमें इसी कंसेप्ट से मूवी बनाई थी, लेकिन वो मूवी थी, हम यहाँ व्यावहारिक तौर पर समझेंगे और संवैधानिक तौर पर भी समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि राज्य क्या करेगा, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान यानी उसके राज्य के जो नागरिक हैं इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 शब्द ध्यान रख लेना, जैसे 5 वहाँ ध्यान रखें, संपूर्ण प्रभु संबंध ऐसे करके। मूलवंश, देखो धर्म तो समझ में आता ही है, अब धर्म का मतलब वही धर्म है, यहाँ पंथ वाला नहीं है, धर्म का मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाला धर्म। मैंने बताया ना, आगे आपको मिलेंगे इसका जगह शब्द आपको। वहाँ पंथ का मतलब वो पंथ था, वहाँ धर्म का मतलब है, वहाँ थोड़ी सी बहस हुई थी इस चीज़ को कि वो धर्म का मतलब तो भाई आग का धर्म जलाना है, हवा का धर्म सुखाना है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म है। ठीक, धर्म, जाति आपको समझ में आती, जाति ये सब बटी हुई है। लिंग का मतलब पुरुष और महिला, और एक तीसरा ट्रांसजेंडर चल रहा है वो। मूलवंश का मतलब नस्ल, एक तरीके से ऐसे नस्ल बोलते हैं, ऐसे नस्ल भी चाहे लिख लो ऊपर, इंग्लिश में इसको रेस भी बोलते हैं, रेस, रेस वो भाग दौड़ वाली रेस नहीं, ये रेस का मतलब वही नस्ल, मूलवंश। इसका मतलब कैसे, जैसे आप भाई जैसे बोलते हैं ना, ये चाइना के लोग हैं तो उधर के वैसे हो गए, मंगोलियन हो गए, मंगोलियन, आर्य, द्रविड़, ठीक, और ये श्वेत और जो अश्वेत और ये अफ्रीकन, ये सब क्या मूल वंश हैं ऐसे। ठीक है, आर्य, द्रविड़ ऐसे उनको बोल देना, उनकी स्थिति विशेष से आप किसी को बताएंगे। मूल वंश समझ में आया कि जैसे इस मूल वंश में कैसे, जैसे आर्य बोलने लगे, आर्य लोग हैं ये सब, ये मंगोलियन लोग हैं, ये श्वेत लोग हैं, ये अश्वेत लोग हैं, ये अफ्रीकन लोग हैं, ये चाइनीज़ लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो क्या होगा, नस्ल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। और जन्म स्थान का मतलब समझा, यानी इस जगह पे उस जगह पे जन्म स्थान वाली बात हो रही है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे भाई अच्छा आप वहाँ पैदा हुए तो आपको नहीं देंगे हम, ऐसा कुछ। ठीक, तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन फिर क्या दिया, करेंगे हम भेदभाव तो करेंगे। तो 5 लोग हैं, इनका बात क्या, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। इनके पक्ष में जैसे वही बताया ना, महिलाओं के लिए एक डिब्बा अलग बना देना,
तो बना दिया। अब आप तो कोई कह सकता है भैया आपने तो कही धर्म जाति लिंग के आधार पर नहीं करोगे, तो आपने महिलाओं के लिए क्यों बना दिया अलग। तो भाई जो दुर्बल पक्ष है उनके पक्ष में, यानी कि हमें पता ना पक्ष में दो पक्ष के भेदभाव है, एक तो सबल के पक्ष में, दुर्बल के पक्ष में। दुर्बल के पक्ष में भेदभाव कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और हम अगर ये पुरुष के यहाँ पे बना देंगे, पुरुष के और कहते हैं एक डिब्बा पुरुष के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा सबल के पक्ष में, यानी विशेषाधिकार वाली बात आ जाएगी कि आप विशेषाधिकार दे रहे हो। एक तो वैसे वो एक तो सबल है उसके लिए आप बना रहे हो, यानी कि वो विशेषाधिकार आ जाएंगे। यहाँ पर क्या सकारात्मक विभेद है, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे मान लो बहुत सारे पार्क है तो बच्चों के लिए पार्क बना दिया कि भाई इस पार्क में बच्चे खेलेंगे, बाकी आप लोग अलग खेलेंगे, क्योंकि आप अपना बैट बॉल लेके आ गए, सब चीज़ें लेके आ गए, गिल्ली डंडा लेके आ गए, तो बच्चे जान कितने पिटेंगे, तो बच्चे अपने अलग खेलते रहेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसी अनुसूचित जाति के लिए कुछ बना दिया कि लोग टहल रहे हैं, एससी वाले लोग भी, इसी पार्क का ही उदाहरण ले लो, तो पार्क में टहल रहे हैं तो सुबह सुबह सब लोग जाके हर जाति के टहल रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कोई विशेष, हम देखते हैं कि व्यवहारिक तौर पे तो भाई संवैधानिक तौर पे मना किया गया है कि भाई आप सब लोग बराबर हैं और सब जाति वाले सब बराबर हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखते हैं तो लड़ाई होती है दिन की, भाई आप दूसरी जाति को, हमारी जाति को हम मत टहलो, और गंदी हो रही है सांस, ये वो ऐसा करके बोलने लगते, लड़ाई वड़ाई आ रही, केस ज़्यादा पता चल रहे हैं, केस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर पर क्या कर दिया जाएगा, बहुत सारे पार्क हैं तो 2-3 पार्क बुक कर दिए जाएंगे, भैया 2 पार्क इनके लिए, बाकी सबके पार्क में कोई भी टहल सकता है, 2 पार्क में एससी वाले लोग टहलेंगे, एससी एसटी वाले लोग टहलेंगे, वैसे बना देंगे। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं भेदभाव सबल के दुर्बल के पक्ष में, ठीक है, ऐसे पिछड़ा वर्ग के पक्ष में भी ऐसे कोई भेदभाव बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि समानता यहाँ पे छिन्न भिन्न हो रही है, कि हमने समानता का जो अधिकार पढ़ा, समानता का अधिकार का मतलब हमारी पूर्ण समानता नहीं है। समानता का मतलब क्या है, परिस्थिति जन्य समानता है या फिर आनुपातिक समानता है, ठीक, परिस्थिति के हिसाब से समानता की बात होगी। तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, धर्म यानी राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और इन्हीं आधारों पर वो कोई भी सार्वजनिक स्थल, सड़कें हैं, अगर तालाब है, पार्क है, या फिर स्नान घाट है, जो हमने बताया ना गंगा जी घाट है या घर की पैड़ी वगैरह, उस पर सब लोग जाके स्नान वगैरह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके आपको वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन 5 अपवाद ये हैं, अगर कोई चीज़ फिक्स कर दी कि भैया ये स्नान घाट है, इतने में यहाँ पर महिलाएं स्नान करेंगी वहाँ जाके, तो वहाँ पे कोई और नहीं आएगा, तो यहाँ पे भेदभाव कर सकते हैं, वहाँ पे ठीक है। और कई ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए उन्होंने एक स्नान घाट अलग बना दिया, डिब्बा पोगी अलग बना दी, ये चीज़ बच्चों के लिए ऐसे करवा दिया कि भाई इतने वाले यहाँ पे धारा वरा कम आ रही, तो यहाँ बच्चे स्नान करेंगे उनके मम्मी पापा के साथ, बाकी और लोग बड़े बड़े लोग यहाँ पे करेंगे, एक एज के हिसाब से बांट दिया। तो ऐसे ये 5 अपवाद है, इनके साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ समानता का जो नियम है वो भंग हो रहा है, ये अनुपातिक समानता हम लगा रहे हैं, पूर्ण समानता लगाएंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो 15 में ये बात हुई। 15 ऐसी 15 आर्टिकल है, ऐसी 15 में क्या है, ऐसी 15(1) लिखा है, 15(2) है, ठीक, 15(3) है, ये क्या है उसके खंड हैं, 15(4) है, ऐसे करके लिखे हुए हैं। तो वो सब 15 में जो एक बात लिखी है, ये 15 जो मैंने मोटी मोटी एक बार में आपको सेंटेंस बना दी, ये सब तोड़ तोड़ के इसमें लिखी है, ऐसे करके टुकड़ों में लिखी है। जैसे हम 13 का 1 पढ़ा, 13 का 2 पढ़ा, 13 का 3 पढ़ा, तो उसमें क्या था, अलग अलग बातें थी तो अलग अलग करके बता दी, वो अच्छी बात थी थोड़ी सी। इसमें क्या है, ये जोड़ के पूरी मैंने एक ही में लिखवा दी है, बाकी 1, 2, 3 को 4 को अलग पढ़ोगे तो ऐसे जोड़ते जोड़ते पूरी ये बात लिख के आएगी। अब 15(5) जोड़ा गया, हम 15(5) पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 15(5) और 15(6), जो 15(6) यानी कि ये तो मूल में थे, अब ये जोड़े गए, 15(5) जोड़ा गया है और 15(6) जोड़ा गया है, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो इसी के 15 वाले के नीचे लिखो 93वां संविधान, अगले पैरा चेंज करके एक लाइन छोड़ के लिखना, 93वां 93rd संविधान संशोधन 2005, ठीक है, पूरा पूरा लिखवा, उसमें ऐसे लिखना 93rd संविधान संशोधन 2005 के द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 15 खंड 5 जोड़ा गया, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख दो, 93वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, ठीक है। समझ तो जाओगे कहाँ जोड़ा जाएगा, संविधान में जोड़ा जाएगा है ना, और भारत के संविधान में ये सब लिखना चाहिए ना कि 93वें के संविधान के द्वारा भारत के संविधान में समानता के अधिकार वाले चैप्टर में आर्टिकल 15 के 5 जोड़ा गया, ठीक है। क्या करना, लंबा चौड़ा करना चाहो, जब पेपर में लिखते हैं तो शब्द ऐसे बटोरते हैं, आपको ये लिखना है 93वें संविधान संशोधन 2005 में हुआ था ना, 2005 के द्वारा आर्टिकल 15 खंड 5 जोड़ा गया। फिर से बोलूं, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, लिखा, और 93वां संविधान संशोधन 2005, ये भी बोलूँ बार बार मैं, आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, आर्टिकल 15(5), 15 का 5 खंड जोड़ा गया। और फिर मैं बता दे रहा हूँ कि कई शब्द बढ़ाने तो कैसे लिखोगे कि 93वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 15 खंड 5 जोड़ा गया।
अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा गया, इसमें कुछ लिखा भी तो होगा अंदर कि भाई आर्टिकल 15(5) क्या कहता है ना। तो लिखो इसके तहत, किसके तहत, आर्टिकल 15(5) के तहत लिखो, जल्दी लिखो। इसके तहत यह प्रावधान किया गया, इसके तहत यह प्रावधान किया गया, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण, यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण, शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। यह ब्राह्मण लगा लिखो, यह निजी लिखा ना, निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक सभी, यह निजी और सार्वजनिक सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए किया जा सकता है। निजी का मतलब प्राइवेट, निजी और सार्वजनिक सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए किया जा सकता है। शिक्षा, चलो अब आगे लिखो, इसको समझो। पहले इसको जल्दी समझ लो ये बात क्या है। ये भी ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था। अब सुनो, यहाँ पर देखो, उसमें लिखा है शिक्षा संस्थाओं, लिखा है ना, राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, और यह निजी और सार्वजनिक सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखो। ठीक, अब आगे समझो। यहाँ देखो, जल्दी देखो, कर सकता है वाली पहली बात समझ लो। एक कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि जो आरक्षण जैसी चीज़ है ना, इन्होंने बोला ना आरक्षण जैसा विशेष प्रावधान, यानी लिखा ना कि जो पिछड़ा वर्ग है, अब वो पिछड़ा वर्ग कैसा है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से अगर है तो शिक्षा संस्था जो होती है हमारे पास, अब इसमें नामांकन रजिस्ट्रेशन कराना हमें ना, भर्ती उसमें पढ़ने के लिए नामांकन में आरक्षण की बात हो रही है। नामांकन में आरक्षण यानी कि इनको थोड़ी छूट मिल जाएगी कि जैसे बोलते हैं ना, इतनी सीट है तो भाई इन लोगों के लिए, ओबीसी के लिए इतनी सीट है, एससी के लिए इतनी सीट है, एसटी के लिए जब एडमिशन लेने जाते हैं तो बुक्ड होती हैं। तो वो क्या है कि राज्य ऐसा अपने राज्य में कर सकता है, यानी कि निजी और सार्वजनिक की प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर देगा, गवर्नमेंट कॉलेज में तो होंगी पर प्राइवेट को भी अलाउ कर देगा कि आपके भी एससी की इतनी सीटें बुक होनी चाहिए, ओबीसी की इतनी सीटें होनी चाहिए, ऐसे कर सकता है। और ये सकता है वाली बात आ रही है कि नहीं करे तो नहीं भी करे, अनिवार्य नहीं है कि कोई राज्य ये चाह रहा है कि किसी राज्य ने अपने शिक्षा संस्थाओं में एससी के लिए कोई सीट नहीं बुक करी, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं करी कि सब लोग आओ एडमिशन लो भैया, जितना आपकी मेरिट के हिसाब से बनेगा उसके हिसाब से इतनी मेरिट लेके आओ, आपको एडमिशन मिलेगा, कोई फिक्स सीटें इतनी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। अगर राज्य ऐसा चाहे तो अपने राज्य में ऐसा कर सकता है। आप उसके लिए केस नहीं डालोगे। ऐसे बात सुप्रीम कोर्ट में एक ने डाल दिया था, किसी में केस हुआ था, किसी राज्य ने नहीं दिया था कि भाई उन्होंने अपने शिक्षा संस्थान जो है उनकी कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज में उन्होंने सीट बुक नहीं कर रखी थी, तो लोग डालेंगे भाई आपने भाई उसमें क्या रखा है कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई ये आर्टिकल का हनन हो रहा है एफआर का, मूल अधिकार का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जो आरक्षण है, ये जो आरक्षण है ये कोई अनिवार्य नहीं है, उसमें लिखा है कर सकता है कि राज्य अपना चाहे तो राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसा कर सकता है, वो राज्य की मर्जी, कोई अनिवार्य नहीं है, तो इसलिए उनको खारिज कर दिया। ठीक है, हालांकि ये बात देखा कि हर राज्य में चल रहा है वो अलग बात है
कि कोई राज्य ऐसा कर सकता है, कानून बना सकता है, कानून बनाकर हटा भी सकता है। आरक्षण नहीं है, मतलब मूल अधिकार तो आपके लिए बाध्य है, मूल अधिकार तो आपको देने पड़ेंगे, वो राज्य उसके लिए बाध्य है, लेकिन आरक्षण के लिए बाध्य नहीं है। आरक्षण कर सकता है, बात समझ आ रही है? उसमें लिखा है कर सकता है, इसलिए मैं कर सकता है पे जोर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? कर सकता है। और फिर मैं लिखा है यह निजी और सार्वजनिक सभी शिक्षा संस्थाओं के लिए किया जा सकता है। यानी कि चाहे ये भी चाहें कि ठीक है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होगा ऐसा, तो वो भी कर सकता है, या सब में कर सकता है। समझ में आ रही बात? ये कर सकता वाली बात समझना, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि संविधान में कैसे शब्द लिखे। उन्हीं शब्द के जो वकील वगैरह होती है ना, बहस वगैरह, तो इन्हीं से शब्द में तो देखते हैं कि भाई सकता लिखा था यहाँ पे, वो थोड़ा लिखा है कि भाई ऐसी वाली बात है। तो आपने जब वो उसने डाला कि एक राज्य में नहीं दिया गया, कॉलेजेस में उस सीट बुक नहीं थी, तो उन्होंने डाला कि भाई हमारे लिए ओबीसी के लिए बुक क्यों नहीं है, या एससी के लिए बुक क्यों नहीं है, तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने पूरा संविधान में पढ़ा, उसमें लिखा कि क्या लिखा है, कर सकता है। ठीक, ऐसे करके बात है। तो इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जरूरी नहीं है, राज्य की मर्जी, राज्य दे या ना दे, ठीक बात है थोड़ी ना। अगर उसमें लिखा है कि राज्य अनिवार्यता ऐसा करेगा, ठीक है, और करना ही है राज्य को, तो राज्य बाध्य है, फिर आपका हनन होगा। जैसे मूल अधिकार में है कि राज्य धर्म इनके ऐसे भेदभाव नहीं करेगा। अब उन्होंने 5 अपवाद भी लिख दिए कि महिला बच्चे अपवाद है, अगर अपवाद नहीं लिखते फिर महिलाओं के लिए भोगी बनाई जाती, तो फिर तो हम आप केस कर सकते थे कि भैया ऐसा क्यों है। तो इन्होंने पहले बता दिया कि अपवाद भी है, महिलाओं के पक्ष में हम कर सकते हैं, बच्चों के पक्ष में कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 15(5) जुड़ गया। ठीक, अब ये 15(5) संविधान संशोधन हुआ। अब संविधान संशोधन होता तो तुम कानून बना देते कि भाई कल से लागू भी कर दे रही है। ठीक, इसी के नीचे लगो, संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, ब्रैकेट में लिखना नामांकन में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण, ठीक है। संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, ब्रैकेट में लिखो नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006, अधिनियम का वो एक्ट जो हमने बात करी थी, अधिनियम बन जाता है वो बाद में, अधिनियम 2006 ये नाम है कानून का, पारित किया। जिसके आधार पर, ये जल्दी लिखो, आप लोग हल्के हल्के लिख रहे हो, पता है, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। लिखा? अब लिखो, इसके आधार पर, जिसके द्वारा, सॉरी आपने लिखा ना, संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थाओं में, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पारित किया, जिसके द्वारा पारित किया, बाद लिखना अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। जिसके द्वारा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण को लागू किया गया। एक बार फिर सुनो, संसद ने इसके आधार पर केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, ब्रैकेट में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। उसके बाद लिखना जिसके द्वारा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन में आरक्षण को लागू किया गया। अब कानून बन गया तो उसमें लागू कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई बात कि उन्होंने बात कही पिछड़ा वर्गों के लिए आपको सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मतलब नामांकन में आरक्षण देने का, इतनी सीट बुक करनी पड़ेगी, वो हम बात करेंगे क्या क्या है। और उन्होंने रूल बना दिया, संसद ने बनाया है, राज्य में नहीं लगेगा ये। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि फिर कि क्या है कि हम सूचियाँ पढ़ेंगे, हमें बता ना कि शिक्षा जो विषय के संवर्ग की सूची में आता है, इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी, लेकिन कानून तो राज्य ने बनाया, केंद्र ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, यानी केंद्र के जो उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन वाले कॉलेजेस हैं, मतलब स्कूल नहीं छोटे छोटे, केंद्र के जो हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक, उनमें नामांकन में आरक्षण इस कानून के तहत मिलेगा। आप किसी जो राज्य में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है उस पर नहीं कर सकते आप। ये लिख लिया ना, अब ये समझो, इसको मतलब समझ में आ गया। बाकी देखो ये भी है, एक केस लिख लो खाली, ये इतना अशोक कुमार ठाकुर केस, ठीक है, अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में हुआ था,
इतना लिख लो खाली, इतने इसी के नीचे अशोक कुमार कभी कभी पूछ लेते हैं ठाकुर केस 2008 आई थिंक ना इसको 2008, हाँ 2008। ठीक, इसमें क्या हुआ, बस खाली डैश मार के लिख लेना, चुनौती दी, और मैं भी बता दें चुनौती दी। अभी क्या है, इनने अशोक कुमार ठाकुर के मतलब बहुत सारे, जब ये पिछड़े वर्ग को ऐसे नामांकन में आरक्षण दिया गया तो विवाद तो होगा भी कि आपने कैसे दे दिया, अब 3 से नामांकन रजिस्ट्रेशन में आपने कर दिया, किसी को सीट बुक करा दी, ठीक है। तो ऐसे करके केस हुआ, उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी इसको, किसको चुनौती दी, समझो चुनौती किसको दी, आर्टिकल 15 कौन सा 5 और 93वां संविधान संशोधन और ये कानून, 3 को चुनौती दी कि जो आर्टिकल 15 5 जोड़ा है आपने, मतलब 93वां संविधान संशोधन किया है वो गलत है, और आपने आर्टिकल 15 5 जोड़ा है वो गलत है, और ये जो कानून बनाया है ये गलत है। मतलब उनके हिसाब से कि भाई आप एक पक्ष को ऐसे फायदा कैसे पहुंचा दे रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं 15 में कह रहे हैं धर्म जाति लिंग मूल वर्ण, यानी आप तो जाति की बात करने लगे यहाँ पे, अभी तो कह रहे जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर वही बात बताया, अब बाद में पिछड़ा वर्ग भी तो दिया था, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, तो इसलिए उन्हें अशोक कुमार जी ने इन्होंने मिलकर केस किया, तो इन्होंने क्या करा 93वां संविधान संशोधन और आर्टिकल जो 15 5 जोड़ा गया उसको चैलेंज किया है, और तीसरी बात करी इसको केंद्रीय उच्च शिक्षा ये वाला जो कानून है इसको चैलेंज किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात खारिज करके ऊपर की बातें सही ठहराई कि राज्य कर सकता है भाई, उसके बाद की हुआ, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिखो, फेल कर दोगे, फेल लिख लो, असफल लिख लो, या लिख दो सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने क्या वो लिख लेना 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन आर्टिकल 15 5 और कानून जो बना है, ठीक है, ये कानून को सही ठहराया। अब ये कानून कौन सा कानून जो अभी बना था, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लोगे अभी मौजूदा हालत में। अशोक कुमार ठाकुर, जैसे डीएस नकारा केस हमने पढ़ा था, वो क्या था, डीएस नकारा केस क्या कर रहा था, भारतीय समाजवाद को कर रहा था व्याख्यान, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डीएस नकारा केस, कब हुआ था 1982, ठीक, ये लिखा। अब इसी के बाद फटाफट अगली पैरा चेंज करके अगली लाइन से लिखो, आर्टिकल 15 5 जोड़ के आर्टिकल 15 6 जोड़ दें, जल्दी लिखो, जल्दी। अगली लाइन से अब लिखो, मैं बोल रहा हूँ 93वां संविधान संशोधन हो गया, अब लिखो 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019 लग रहा 15 तक ही हो पाएगा आज। 103वां संविधान संशोधन 2019 लिखा है, ये आप लोग लिख रहे हैं ना, हाँ। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ब्रैकेट में लिख लेना ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लिए, शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए आर्टिकल 15 5 जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया, संविधान में। किसके संविधान में, भारत के संविधान में। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, विराम, इसके लिए आर्टिकल 15 5 जोड़ा गया, सॉरी 15 6 जोड़ा गया, 15 खंड 6 ब्रैकेट में 6 लिखना, 15 6 जोड़ा गया। ठीक, आगे बात समझ में।
यानी कि जो EWS है, अब EWS को भी क्या करा गया, आप इनको भी जो EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आएंगे, अब हम समझेंगे EWS को है क्या, ठीक है, EWS की कौन लोग आएंगे EWS में, वो सब कुछ पता भी होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को, लेकिन हम समझेंगे भी, अभी आगे पढ़ेंगे, आगे EWS को पढ़ेंगे कि वो 8 लाख से आए कम वगैरह ऐसा सुना है ना, ऐसे करके EWS का सर्टिफिकेट बनता है। जब हम आगे EWS पढ़ेंगे, आरक्षण पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि EWS का मतलब महत्व पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे कि कोई लोग आलोचना भी कर रहे हैं EWS बेकार है तो वो भी समझेंगे, फिर चैलेंज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में वो भी समझेंगे, और EWS हैं कौन वो भी समझेंगे। ठीक, तो एक चीज़ समझो, आरक्षण देखो कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, आरक्षण की बात कैसे होती है, आरक्षण जो है ना, एक तो राजनीति में दिया जा सकता है कि भाई इतनी सीटें महिलाओं के लिए वो कहें, इतनी सीटों में महिलाएं लड़ सकती हैं, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण हो सकता है। और सेवाओं में आरक्षण, सेवाओं का मतलब नौकरी जब लेने जा रहे हो आप, तो नौकरी वही बता दिया कितनी नौकरियाँ इनके लिए इतने बुक होती है भी। और ये क्या है, शिक्षा संस्थान में, यानी शिक्षा संस्थान में, शिक्षा संस्था में नामांकन में आरक्षण कहाँ का दिया, या तो इसमें 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 ऐसे करके, ठीक है, इन तीनों में, ये बात समझ में आ रही है। और आरक्षण क्या है, ध्यान रखना, आरक्षण अनिवार्य नहीं है कि देना ही देना है, दे सकता है, कर सकता है, ठीक, लेकिन वो कर सब रहे हैं, ये भी है, बच नहीं पा रहा कोई इनसे। 15 समझ में आ गया। आर्टिकल 15 में आपको वो ध्यान रखना है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और जो सार्वजनिक स्थल हैं इन्हीं पाँचों के आधार पर, जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे और स्नान घाट वगैरह हैं, भोजनालय हैं, ऐसा कुछ भी है, पार्क वगैरह, सड़कें हैं, उन पे आप किसी से वंचित, किसी को रोका नहीं जाएगा, उनको प्रयोग करने से आप किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन 5 अपवाद है, महिलाएं, बच्चे और SC ST और पिछड़ा वर्ग, ये जो अपवाद है इनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि 15(1) और 15(2), 3, 4 ये सब इसी को बोलना जो हमने लिखा। 15(5) 93वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जोड़ा गया। 15(6) 103वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया। 15(5) क्या कह रहा है, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थान में नामांकन में आरक्षण दे रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहा है। और 15(6) है वो EWS के लिए शिक्षा संस्थान में नामांकन में आरक्षण दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब 16 डालो, आर्टिकल 16। 15 और 16 को बिल्कुल, 15-16 क्या कह रहा है, शिक्षा संस्थान में, 16 क्या नौकरियों में बात हो रही है, तो 15-16 को जोड़ते जोड़ते पढ़ेंगे। वैसे मज़ा भी आएगा इसमें, लेकिन पेचीदा आएगा थोड़ा 16, इसीलिए सब कुछ समझेंगे कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए नहीं दिया। अब आर्टिकल 16 डालो, हेडिंग भूलना नहीं है। आर्टिकल 14 क्या था, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और 15 क्या है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोटे मोटे की पॉइंट ध्यान रख लेना, ये अंडरलाइन करते करते। और 15 में जब वहाँ पहुँच जाओगे तो 15 में 15(5) और 15(6) ध्यान रखना पड़ेगा। 15(5) 93वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और ये 103 EWS वाला 2019 में हुआ। और उसमें एक अशोक कुमार ठाकुर केस भी ध्यान रख लेना कि अशोक कुमार ठाकुर केस जो हुआ, उन्होंने चुनौती दी कि भाई जो आपने 93वें संविधान संशोधन किया वो गलत है एक तरीके से, और आपने आर्टिकल 15(5) जोड़ा वो भी गलत है, और आपने जो कानून बनाया ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप गलत हो, वो चीज़ें सही हैं, ठीक, कभी पूछ लिया जाता है। अब आर्टिकल 16, ठीक। अब 16 में जो क्या था कि ये मूल रूप से मूल संविधान में कैसा था कि 16(1) ऐसी 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), ठीक, ऐसे करके थे। 16(1), 16(2), 16(3), 16(3) और 16(4), 16(5) और 16(5) काट दिया 16(5) मूल संविधान में ऐसे लिखे थे। लेकिन क्या विभाग में संविधान संशोधन हुआ, हम पढ़ेंगे। यहीं बीच में क्या जोड़ दिया गया, 16(4)(a), ठीक, 16(4)(b) ऐसे करके 16(4) और B ऐसे ही है, और एक बाद में जोड़ दिया गया 16(6), यानी कि ये और ये और ये जोड़ दिए गए, और इन्हीं ने विवाद खड़ा कर दिया, आरक्षण वगैरह आगे सब। तो 16 है। अब आर्टिकल 16 में 16(1) डाल लो, हेडिंग 16(1) चाहे ऐसे शॉर्ट में डाल लो। अब यहाँ थोड़ा अलग अलग पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें लिखो, राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन नियोजन आपने लिखा, राज्य के अधीन नियोजन, इसी को ब्रैकेट में क्या लिख लो, इसके आगे सरकारी नौकरी लिख लो, ठीक है, सरकारी नौकरी, इसका मतलब सरकारी नौकरी। नियोजन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके है, एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी, ठीक है, के नियोजन में अवसर की समानता होगी। बात समझ आ रही?
क्या है कि सरकारी नौकरी होगी तो अफसर की समानता होगी सबको बराबर बराबर। अब वही अपवाद वगैरह डालेंगे आते हैं। 16(1) क्या कह रहा है? 16(1) ने कह दी कि भाई आप जो नौकरी दोगे, सरकारी नौकरी दोगे, अफसर की समानता होगी, सबको बराबर अफसर दोगे। अफसर का मतलब सबको अफसर समान दोगे। आप ये नहीं कि आप इनको अफसर ही नहीं दे रहे हो, आपको लिया। ये बात समझ में आ रही है? 16(2) लिखो, डैश में 16(2) में लिखो, राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के स्थान पर, इसमें 2 वर्ड और आ जाएंगे। राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच, राज्य के अधीन नियोजन यानी सरकारी नौकरी देते वक्त राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो लिखो ही लिखो, 5 वो थे, धर्म, जन्म स्थान, या जैसे भी आगे पीछे लिख ले कोई दिक्कत नहीं, लिंग, जाति, मूल, वंश, ये 5 तो लिखे, ठीक है, लिखे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। अब इसमें उत्पत्ति और निवास के आधार पर ये 2 और लिख लो, उत्पत्ति और निवास के स्थान पर, उत्पत्ति और निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि जब नौकरी दोगे तो आप धर्म, जन्मस्थान, लिंग, जाति, मूल, वंश, उत्पत्ति और निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं करोगे। ये बात समझ में आ गई? धर्म का मतलब वही बात आ गई, ठीक है, वही धर्म। जन्मस्थान का मतलब भी समझ में आता है, लिंग, जाति, मूल, वंश, ये भी समझ में आ रहा है। उत्पत्ति का मतलब भी वही है, उत्पत्ति का मतलब ऐसे करके भाई हम इस वंश से चले आ रहे हैं, ऐसे करके। उत्पत्ति का मतलब हमारी ब्रह्म से उत्पत्ति हुई, हम ब्रह्मा जी के वंश से जाते चले आ रहे हैं, या हम इन ऋषि की उत्पत्ति हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो भाई हमें थोड़ा ज़्यादा बल दो, या हमें ज़्यादा ऐसे करो, तो ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। और निवास का मतलब भी समझ में आएगा कि एक जगह खास निवास के तौर पर हो गया, तो ऐसे भेदभाव नहीं करा जाएगा। 16(2) में समझ आया? 16(1) क्या कह रहा है? राज्य के सरकारी नौकरी में आपको समानता बरतनी है देने में। 16(2) क्या कह रहा है? ऐसे इसके तौर पर भेदभाव नहीं करोगे। 16(3) लिखो, संसद कानून बनाकर, संसद ये ध्यान रखना, कभी संसद है कहीं पर राज्य है, ठीक। जब संसद की बात होगी तो यहाँ केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। जब राज्य लिखा होगा तब भी हमें समझना पड़ेगा राज्य का मतलब यहाँ प्रांत है क्या है, ये भी समझना पड़ेगा, वो भी हम समझ लेंगे कहाँ पे राज्य का मतलब प्रांत है। अगर प्रांत का मतलब होगा तो एक राज्य की बात कह रहे हैं, और राज्य जब कहाँ देश की बात हो रही है वो भी समझेंगे। तो लिखो, संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। संसद कानून बनाकर संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। लिखा? समझ लो इसको भी। ऐसे क्या है, जहाँ निवास लिखा मतलब निवास की यहाँ पे जो शर्त बना सकती है उसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो, चलो फिर आपको याद रहेगा लंबे। ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब समझते हो कौन होते हैं? वो आदिवासी जनजातियाँ जो होती है ना, इसके ब्रैकेट में लिखना है जनजाति, ये बोलते हैं, ठीक है। आदिवासी लोग होते हैं, पीछे ट्राइब्स होते हैं, उनको बोलते हैं। तो जनजाति जो होते हैं, तो यानी जनजाति यानी ट्राइब्स को ध्यान में रखकर बनाया, को ध्यान में रखकर यह बनाया जाता है। ये सामान्यता की बात हो रही है, ज़्यादा सामान्यता ऐसे संसद कानून बनाकर जो हमने कहा निवास को सब, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि भाई इस एरिया में इसी एरिया के जो लोग हैं वही नौकरी पाएंगे। तो हमने देखा कि भाई जैसे अगर मान लो आदिवासी कोई एरिया है वहाँ का, और वहाँ पे कोई नौकरी की बात आ रही है, लेकिन देखा हमने इतना युवा बेरोजगार है, कहीं भी पेपर डाल लिया, कहीं भी किसी राज्य का पेपर डाल लिया, हर जगह पेपर देने जा रहा है, तो पता चलिए यार यहाँ नौकरियाँ निकली, लाओ यहाँ पहुँच गया। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो आदिवासी जनजाति लोग हैं, वो अगर यहाँ के सब लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे पहुँचे, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं निकली, वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पे कंपटीशन निकली तो टफ पड़ जाएगा ना इन लोगों के लिए, कि वो लोग आएंगे बहुत पढ़े लिखे, तो यहाँ की नौकरी तो निकाल ही लेंगे वो लोग। ऐसा हो सकता है कि वो उनका जो पेपर सेटर होगा वो यहाँ के हिसाब से कम बनाएगा, तो वो यहाँ पे आके अगर होता ना, ये तो हम कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, हमें अधिकार मिला हुआ है,
कि हम किसी राज्य का भी पेपर देंगे, बिहार का भी पेपर देंगे, हरियाणा का भी PCS का पेपर देंगे, सब जगह पेपर देंगे, यूपी का देंगे, सबका देंगे, जहाँ भी लगे नौकरी। तो यहाँ पर अगर निकाल दिया इसमें, तो यहाँ पर जनजाति वाला इलाका है, तो यहाँ के लोग तो कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे उन वाले लोगों से, तो ये लोग रह सकते हैं, तो इनके साथ भेदभाव एक तरीके से होगा। तो संसद ऐसा कानून बना सकती है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ पे जो नौकरी गई वो यहाँ के लोगों के लिए ही है और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसा संसद कर सकती है। और ज़्यादातर अमूमन ट्राइब्स को ध्यान में रख के ऐसे कर सकती है, बाकी वह किसी भी निवास को स्थान में निवास के स्थान को रख के कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ट्राइब्स को ध्यान में रख के ज़्यादातर ऐसी बातें करी जाती हैं। लेकिन हम किसी के लिए भी कर सकते हैं ये बात, ठीक, लेकिन ज़्यादा ऐसा करा नहीं जाता, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा, बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएंगे समाज में कि वो कर देंगे यूपी में इस जगह के बरेली के लोगों को बरेली लोगों को लेंगे, उसके इनके लोगों को लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या पता आपने कह तो दी भाई इस जगह के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, तो इस जगह लोग ही सब ढीले हैं, किसी को आते ही नहीं कुछ, तो यहाँ ये वाला इतना जगह तरक्की नहीं कर पाएगा। भाई आपको चाहिए तरक्की कर पाए तो आपको चाहिए कोई बाहर वाला दिमाग अच्छा से आ जाए, लेकिन आपने कानून बना रखा है तो ये इसका लॉस भी हो सकता है, इस वजह से बात है। लेकिन इस पर कोई विवाद ज़्यादा हुआ नहीं कि ज़्यादातर ये कानून जैसे बनता है तो निवास के स्थान पर ध्यान रखा जाता है, और निवास किसका ट्राइब्स का, कि भाई इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है वो इलाका ही वैसा है, चलो वो उनके लिए छोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? 16(4) में लिखो अब, राज्य द्वारा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, राज्य द्वारा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, राज्य द्वारा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किया जा सकता है। राज्य द्वारा किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण, ब्रैकेट में लिख लो, जैसे आरक्षण किया जा सकता है। जैसे आरक्षण ब्रैकेट बंद कर देना लिखने के बाद, राज्य द्वारा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान ब्रैकेट में जैसे आरक्षण ब्रैकेट बंद किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? 4 क्या कह रहा है? कह रहा है संसद पिछड़े वर्ग के लिए। अब जो यहाँ जो शब्द आया पिछड़ा वर्ग, अब इस पे थोड़ा विवाद हो जाएगा कि ये बात चलेगी पिछड़ा वर्ग कौन है, इसमें कौन आ रहे हैं, किन लोगों का होगा ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो राज्य द्वारा अलग किसी पिछड़े वर्ग के लिए कोई पिछड़ा वर्ग होगा तो इसके लिए विशेष प्रावधान जैसे उसमें बता दी कि आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक, 16(4) हो गया। अब पिछड़ा वर्ग क्या हो हम समझेंगे, इतना लिख लो। अभी हम आगे लिखेंगे 16(5) और लिख लो। 16(5) क्या कह रहा है? धार्मिक संस्था से संबंधित पद, धार्मिक संस्था से संबंधित पद, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए, धार्मिक संस्था से संबंधित पद, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अनुयायियों लिख लोगे, अनुयायियों, उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, आरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 16(5) क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो धार्मिक संस्था संबंधित जो पद हैं, जैसे मतलब अब धार्मिक संस्था है कोई, ऐसे एक कोई मंदिर है बड़ा सा, ठीक, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं ये साईं बाबा के मंदिर सब में, और बड़े बड़े मंदिर हैं, कितने कितने चढ़ावे सब लोग आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जनता भी आती है। ठीक, अब जो धार्मिक संस्था जो है एक बनी हुई, उस धार्मिक संस्था हम देखेंगे, हमने पढ़ा है धार्मिक रिलीजियस फ्रीडम भी है हमारे मौलिक अधिकार में, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उनको अपने इसका संचालन करने का तो अधिकार है। लेकिन जो जनता वगैरह जो यहाँ से आ रही है इनका एक खुद का अधिकार है, इनके साथ कोई हानि, इनके साथ समस्या ना हो, तो वो राज्य का दायित्व बनता है कि भाई इनको कोई समस्या ना हो किसी प्रकार की। अगर मान लो यहाँ आके यहाँ आए और इनको बंदी बना लिया जा रहा है बार बार, तो राज्य एक्शन लेगा। बाकी आपके अंदर नियम कानून क्या चल रहे हैं आपके मंदिर में, ठीक है, उसको आप प्रबंधन कर सकते हो अच्छे से कि भाई आरती इतने बजे होगी या ये होगा वो होगा, आप कर सकते हो, उसमें कोई राज्य दखल नहीं देगा।
लेकिन जो जनता आ रही है, जो आ रही है, इनकी भी हमें सुरक्षा वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे सावन में हम देखते हैं, अब सावन आने वाले तो सब देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो पुलिस तैनात हो जाएगी जगह जगह, ठीक है। कभी मुहर्रम का जुलूस इन सब के निकल रहे हैं, जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है यहाँ पे देखना पड़ रहा है कि भाई आपको शायद सारी व्यवस्था चलती रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धार्मिक संस्था से संबंधित जो पद हैं उनमें धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए, यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, अपने बाद में चाहे अपनी लाइन में लिख भी लेना। ये जो भाषाएं थोड़ी कठिन एक तरह की भाषाएं कि आपने खाली पढ़ोगे धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ है क्या, बाद में लिख भी लेना अपने हिसाब से। एक बार जब घर पर जाकर रिवीजन करोगे तो एक बार अपने हिसाब से लिख लेना कि क्या है इसका मतलब। समझो क्या है कि जैसे अब जैसे ये मंदिर है, ये तो बहुत सारी भीड़ आ रही है, तो इसमें जैसे मान लो किसी IPS की ड्यूटी लगनी है, ठीक। अब ये मंदिर है और मंदिर है, यहाँ किसी मुस्लिम व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि भाई कोई दिक्कत ना हो जाए, तो अमूमन क्या हो जाएगा कि भाई ज़्यादा इसको शक की नज़र से लोग देखने लगेंगे। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यही कहेंगे भाई इनकी वजह से ज़्यादा हुआ है, ऐसा हुआ है, शक की नज़र से देखने लगेंगे भाई ये दूसरे। तो इसलिए क्या कोशिश करी जाएगी कि इस धर्म विशेष से धार्मिक में यहाँ पे जो पद बनेगा, IPS का कोई पद है यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी यहाँ तैनात की जाती है, आप देखेंगे तो इसी धर्म के किसी व्यक्ति को हम चुन सकते हैं। वहाँ पे कोई विवाद खड़ा नहीं करेगा कि भाई नहीं आपने कैसे, आपने समानता क्यों नहीं बरती, आपके लोकल में यहाँ पे IPS तो यहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति थे, तो आपने दूसरे जिले के IPS को यहाँ पे बुलाया, ऐसे क्यों करा, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जाके विवाद और न उत्पन्न। ऐसी प्रकार कोई मस्जिद वगैरह है, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी नमाज़ पढ़ी जा रही है, उस टाइम ऐसे चल रहा है, बहुत सारी भीड़ है, तो वहाँ पे कोशिश हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति को तैनात किया जाए। बात समझ आ रही, यानी कि उस धर्म विशेष के अनुयायी हो, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ पे नहीं और मुस्लिम व्यक्ति इसके अनुयायी, तो इस धर्म विशेष के मुस्लिम को यहाँ पे अनुयायियों को ये हम पद ऐसे आरक्षित कर सकते हैं कि भाई यहाँ की जो ड्यूटी होगी वो इन्हीं मुस्लिम कैटेगरी के लोगों को होगी और यहाँ पे हिंदू लोगों के लिए होगी। ये ड्यूटी हम आरक्षित कर सकते हैं, इसमें विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत पड़ेगी। बात समझ में आ रही, यानी कि ऐसा वरना कोई कह सकता है भैया आपके ज़िले में तो भाई इस टाइम मुस्लिम और कोई व्यक्ति नहीं, तो आपको लगाना ही पड़ेगा हिंदू। लेकिन जब देखेंगे अब मुस्लिम का कोई ऐसा बड़ा त्यौहार है तो कोशिश यही करी जाती है कि वहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति तैनात, तो ऐसे करके। बाकी अब तो मोटा मोटा सब समझ ही लेते हैं, लेकिन बताने के तौर पे है, इसलिए कोई इससे कोई विवाद नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं कि ठीक है आपकी बात ठीक है। और अमूमन अब देखते भी कि सब जगह सब लोग पुलिस तैनात हो जाती है, कोई मुस्लिम है कोई हिंदू, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई विवाद नहीं। लेकिन ऐसा कहा है कि अगर ऐसा करे राज्य, ऐसा करे कि भाई यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसे तैनात हो, इस धर्म विशेष की व्यक्ति तैनात हो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकता है राज्य। 16(1) में भी किसी को दिक्कत नहीं कि भाई राज्य नौकरी देगा तो सब अफसर में समानता बरतेगा। 2 में क्या है, इनके तहत भेदभाव नहीं करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला बात करेगा कि निवास के स्थान पर भैया आप कैसे कर सकते हो, तो जनजाति वाली बात लोगों को समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5वां वाला ये भी दिक्कत समझ। चौथे वाले में लोगों को दिक्कत हो रही कि पिछड़ा वर्ग में आप किसको कर दोगे, समझ में नहीं आ रहा कि पिछड़ा वर्ग में कितने लोग हैं, क्योंकि एक तो जनरल जाति वाले लोग जितने हो गए जनरल जाति हो गए, फिर SC वाले में पता चल गया, ST वाले पता चल गए, ठीक है। और अभी उस टाइम तक तो OBC व EWS वाला कंसेप्ट ऐसा नहीं आया, EWS का कंसेप्ट 2019 में आया है, ठीक है। ये सब पहले से संविधान बना था, तो उस टाइम तो EWS जैसी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, तो SC ST हो गए। अब इनके बाद जो छोड़ते सब लोग बचे हैं वो सब OBC में आ गए, पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं। अब वो कितनी जातियाँ कितने प्रकार की बहुत दिक्कत हो रही थी, उसका डिसाइड कौन करेगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ये लोग किस में आएंगे, तो पिछड़ी जनरल में जाएंगे या SC में घुस रहे हैं, कहाँ घुस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो उनको OBC कितने लोग बोलेंगे, क्या हुआ, हाँ वो हम बात कर रहे हैं। तो अब ये समझ लो थोड़ा सा और रह गया, हल्के हालांकि थोड़ा सा बहुत रह गया इसमें, लेकिन जो मैं जहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ के रोक लो। 16(1), 2, 3, 4, 5 समझ में आया। 16(4)A, 16(4)B हम पढ़ेंगे, फिर हम इसी में देखेंगे कि 16(6) जो है वो भी देखेंगे, सरकारी नौकरी आरक्षण दिया है कि उनको दिया जा रहा है, किसको, EWS को। EWS को नौकरी नामांकन में आरक्षण मिल गया 15(6) में, और 16(6) में क्या मिल जाएगा, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है, EWS को। ये बात समझ आ रही। तो आर्टिकल 2 कौन से हो जाएंगे, 15(6) हो जाएगा EWS वाला, और 16(6) हो जाएगा जो नए आर्टिकल से जुड़े हैं। और 2019 के बाद जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में 103वां संविधान संशोधन, वो ध्यान रखना, क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब ये समझ लो जो पिछड़ा वर्ग की जो बात हुई 16(4) में, 16(4) क्या कह रहा है कि राज्य जो है ना पिछड़े वर्ग के लिए, अब पिछड़ा वर्ग यहाँ पे कौन है, वो बात हो रही है कि कोई के लिए विशेष प्रावधान, और ब्रैकेट में लिख दिया कि जैसे आरक्षण कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है वो हम समझ रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लिखते भी रहना। हालांकि कहानी जो बीच में है थोड़ी बहुत कहानी बताते रहूँगा सरकार और गौरव की ऐसा ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो लिखना जरूरी नहीं, जो की पॉइंट्स है वो मैं बोल दूंगा, वो लिख भी लेना या मैं खुद लिख दूंगा। तो 16(4) में जब विवाद क्या उत्पन्न हुआ कि 16(4) में जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, अगर लिखना भी चाहोगे तो ये विवाद जो बना कि पिछड़ा वर्ग में कौन है, ऐसे पिछड़ा वर्ग करके लिख लो, एक हेडिंग बना लो पिछड़ा वर्ग और बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लो, चाहे लिख लो पिछड़ा वर्ग में कौन, ठीक है, यानी लिख लेना पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल है, वरना क्वेश्चन मार्क कल को भूल जाओ तो। पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल है, कौन शामिल है, पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल है।
ठीक। बोलूं? अब इसके आगे लिखो कि पिछड़ा वर्ग कौन सा, इसमें लिख लो एक पॉइंट बना के बुलेट पॉइंट, यह जानने के लिए, ठीक है ना। 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, कालेलकर आयोग इसको बोलते, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग इसको ब्रैकेट में लिख लेना कालेलकर आयोग, कालेलकर आयोग, इसका दूसरा नाम भी यही है, ठीक है। कालेलकर आयोग का गठन किया गया, ठीक, का गठन किया गया। आयोग ने पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर बताया। इन्होंने क्या बताया? आयोग ने पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, जाति के आधार पर बताया कि पिछड़े वर्ग कौन हो जाएगा। जनरल जाति के हिसाब से गिना कि जाति के आधार पर उन्होंने बांटा कि समाज को कि जाति में ऐसे बांट के उन्होंने कह दिया ये पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं। तो इनकी जाति का आधार बताया, लिख देना। इनकी जो सिफारिश है, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वैसा, स्वीकार नहीं की गई, सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। आयोग तो समझते हो, आयोग का मतलब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति बैठते हैं और चुना जाता है, एक आयोग बनता है कि भाई आप लोग बैठिए और इस आयोग में आप लोग मिलकर डिसाइड करिए। उसमें एक चेयरमैन बनाए जाते हैं, जैसे काका कालेलकर साहब नाम के व्यक्ति उनके अध्यक्ष थे उस आयोग के, तो उन्हीं के आयोग जो अध्यक्ष होता है ना, उसके नाम पर उस आयोग का नाम भी बोल दिया जाता है। वैसे पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग बना, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर साहब थे, तो उनके नाम से ही अध्यक्ष के नाम से ही आयोग का नाम भी पड़ जाता है कालेलकर आयोग, ठीक है। ये अध्यक्ष थे उनके, ठीक। अब लिखो 1979 में दूसरा पॉइंट बनाना, पहला बनाया, दूसरा पॉइंट बनाना। 1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ब्रैकेट में ले लेना मंडल आयोग, द्वितीय 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको बोलते हैं मंडल आयोग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना मंडल आयोग। बीपी मंडल नाम था उनका पूरा, उनका अध्यक्ष थे बीपी मंडल, तो मंडल बोलते हैं, मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लिखा। तो इसी में लिख लो कि का गठन किया गया, लिख लेना। इन्होंने भी पिछड़े वर्ग को जाति के आधार पर बताया। इन्होंने भी पिछड़ा वर्ग का आधार जाति बताया। इन्होंने भी पिछड़ा वर्ग का आधार जाति बताया। उन्होंने बोला पिछड़ा वर्ग कौन है, तो उन्होंने जाति के हिसाब से देख लो, जो जनरल में और जो एससी में एसटी उनको छोड़ के बाकी सब पिछड़ा वर्ग में आ जाएगा। तो उस टाइम उनकी जो प्रथम कालेलकर आयोग होगा उसकी बात उतनी स्वीकार नहीं करी गई। और जब मंडल आयोग बना तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने भी बताया कि भाई भारत का समाज है वो जाति के आधार पर बहुत टाइम से बटा है, हज़ारों वर्ष से ऐसे बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा जाति के आधार पर देख लो, तो उन्होंने कितना बताया, ये लिखा ना, इन्होंने भी जाति का आधार पर बताया। तो अब बस लिखो कि जातियाँ कितनी बताई गई, 3743 जातियाँ, 3743 जातियाँ ओबीसी कहलाई। ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग ब्रैकेट में लिख लेना हिंदी में। ओबीसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये ओबीसी बोलते हैं ना, हम कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी होती है, तो पिछड़ा वर्ग।
और ये कैसे हो जाएगा कि जो सभी जातियां हैं ना, सभी जातियां जितने प्रकार की जातियां हैं उसमें से आप माइनस कर दो। किन किन को माइनस कर दोगे? जनरल वालों को यानी सवर्ण वालों को, प्लस एससी वालों को और प्लस एसटी वालों को, इनको माइनस कर दो तो जो बचे वो पिछड़ा वर्ग बचेगा। यानी कि सभी जातियों में से जनरल, एससी और एसटी वाले जो हैं इनको माइनस कर दो आप। ठीक है, मैथ पढ़िए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जनरल, एससी, एसटी को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे सभी जाति में से, बराबर हमें क्या मिल जाएगा? ओबीसी। ठीक है, और ये कितने मिल गए? 3743। ठीक, ऐसे तो बता रहा था उन्होंने 3743 जातियाँ बताई, ओबीसी में 3743 जातियाँ बताई। ओबीसी में कौन आ जाएगा? सभी जातियाँ जो है उसको आप माइनस करोगे, उसमें से माइनस करोगे जनरल, एससी और एसटी को माइनस कर दोगे। ठीक है, अभी बीपी मंडल का आयोग बना। अब इसमें क्या था देखो कि जो इन्होंने आयोग बनाया, बीपी मंडल का मंडल आयोग बना, उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार जो थी, अब आप लोग नाम समझो वो अलग बात है, तो मोरारजी देसाई थे उस टाइम, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार गिर गई, हट गई, चेंज हो गई। तो जब चेंज हो गई तो 1979 में बना, 1980 में क्या फिर इनकी सिफारिश तो स्वीकार नहीं करी गई। ठीक है, ये सब चलता रहा कि भैया आपने बोल दिया अब हमारी सरकार हट गई, तो मोरारजी देसाई की सरकार हट गई तो उनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। अगली बार फिर इनकी सिफारिश को स्वीकार किया गया, तो ऐसे चलता रहा। लेकिन आपको ओबीसी समझ में आ गया कि ऐसे बांटा गया है। ठीक है, 1980 में इनकी नई करी गई ईबीसी बना, एक ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, जो ईडब्ल्यूएस आज बना वो ईबीसी के लिए 10% भी आरक्षण दिया गया था यहाँ पे। ये सब चीज़ें हैं और थोड़ा सा अच्छे से हम और देखेंगे क्योंकि अब इंदिरा साहनी केस आने वाला है इसी में, इंदिरा साहनी केस। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक समझ आए पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल हो गया कि भाई ये 2 आयोग बने, 2 आयोग का नाम ध्यान रख लेना। इनका कालेलकर आयोग भी बोलते हैं, इनको मंडल आयोग बोलते हैं। 3743 जातियाँ, आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इंदिरा साहनी केस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमने शुरू कर दिया तो इंदिरा साहनी केस, फिर आरक्षण का मुद्दा भी यहीं पर चालू हो जाएगा, तो बहुत लंबा निकलना पड़ेगा, कहीं पे रोकने का मौका नहीं मिलेगा हमें कि यहाँ पे रोक दें वीडियो, तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये समझ में आ रहा है, एससी एसटी का हम आरक्षण ये भी देखेंगे कि किस किस को कितना मिला। जैसे ओबीसी को फिर कितना आरक्षण मिल जाएगा? 27%, और एससी वालों को 15, 7.5। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10%, ये देखेंगे हम लोग। तो ईडब्ल्यू इन सबको जोड़ो, 27, 15 और 7.5 को जोड़ो, इनको अलग जोड़ो, इनको अलग जोड़ोगे तो कैप एक बताई थी, हाँ 50% की सीमा दी थी इंदिरा साहनी केस में। इंदिरा साहनी केस हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण दिया जा सकता नहीं, 50% की सीमा तक दी, 50% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन 27, 15, 7.5 को जोड़ोगे तो 27 और ये 15 और 7.5, ठीक है, कितने हो जाएंगे? ऐसे करेंगे सब जगह 0 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 5 मिलेगा और 7 7 14 और 5 19 के 9। ठीक है, हासिल जाए 1 2 1 3 और 1 4, 49.5 हो रहा है। तो उन्होंने कही इंदिरा साहनी कहते हैं कि 50% के अंदर ही रहना चाहिए, तो यहाँ तक तो ओके था। जैसे ईडब्ल्यूएस आया तो 10% और आरक्षण हो गया, तो जैसे इसको जोड़ेंगे 10 में और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59.5। तो लोग केस कर देंगे भैया आपने तो आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया तो 50% की सीमा का उल्लंघन हो गया, तो ईडब्ल्यूएस को हटाना चाहिए। सब विवाद हम पढ़ेंगे अगले केस में। ठीक है, ये ओबीसी में यही बात करिए, ओबीसी को तो दे ही रहे हैं इतना, फिर यहीं पर मैंने होता है ना ईबीसी भी बना दिया इन्होंने, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी। अब उन्होंने रख दिया, उन्होंने कहा ईबीसी को 10% देंगे, फिर ईबीसी के 10% को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो उस टाइम की हटा दो, चलो ईबीसी को मत दो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ईडब्ल्यूएस आ गया तो फिर उन्होंने अपनी मुद्दे रखे कि भैया हमने सामाजिक तौर पर नहीं, आर्थिक तौर पर हो रहा है, हमने जाति के हिसाब से नहीं देखा, हमने आर्थिक तौर पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको हमने देखा ईडब्ल्यूएस बनेगा। अभी लेकिन उन्होंने शामिल कर दिया कि एससी वाले को तो एससी वालों को अलग मिला हुआ है, एसटी वालों को अलग मिला हुआ है, तो ये जो मिलेगा वो जनरल की कैटेगरी के अंदर के लोगों को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला। वो हम कल इंदिरा साहनी केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी केस हम पढ़ेंगे, ऐसे केस ध्यान रख देना। अशोक कुमार ठाकुर केस, डीएस नकारा केस, आगे जनरल सिंह केस, बहुत सारे आरक्षण में जो केस आएंगे, बहुत सारे जनरल सिंह का केस आएगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। ऐसे मैंने एक केस आनंद भारती केस बताया था आपको 1973 का, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे तक देखेंगे इंदिरा साहनी केस को। फिर हम देखेंगे 16 जो हमने बोला 16(4)(a), क्योंकि इसमें पता है आरक्षण का मुद्दा जैसे स्टार्ट होगा तो जैसे आरक्षण होगा तो उसमें एक आरक्षण यही बात हो जाएगी कि आपको जो प्रमोशन होते हैं, पदोन्नति होती है, उसमें आरक्षण बात आ गई कि 16(4)(a) क्या बात कर रहा है? 16(4)(a) वो बात कर रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा करके उसमें जल्दी, जैसे कि जो जनरल वाला है ओबीसी उनको 10 साल में प्रमोशन मिलेगा, जनरल ओबीसी वालों को, और एससी एसटी वाले 5-5 साल में प्रमोट होते रहेंगे। यानी कि वो एसपी अगर हैं आज तो डीआईजी बड़ी जल्दी बन जाएंगे, ये 10 साल में बनेंगे, वो 5 साल में डीआईजी बन जाएंगे।
इनको, और फिर ये फिर इन्हें 10 साल लगेंगे, फिर ये आईजी बनेंगे, लेकिन ये फिर 5 साल में आईजी बन जाएंगे। समझ में आ रहा बात को? मतलब जो जनरल वाला है वो एसपी आज बना, 2000 मान लो 2024 चल रही, 2024 चल रही, ठीक, आज बना जनरल ओबीसी वाला। तो ये सब बहस वगैरह मुद्दे हैं, वो हम पढ़ेंगे। 16(4)A में क्या अगर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, फिर सीनियरिटी का कंसेप्ट आया था 16(4)B का, वो भी हम समझेंगे। ये एसपी बने 2024 में। अब ये मतलब 2024 के बाद अगर उसमें 5 और जोड़ो तो 2029 को और लिख लो, क्योंकि यहाँ पे एससी वाले लिखेंगे। तो ये बने एसपी, ये मान लो चलो 2025 में बनाने को, 2025 में एसपी बने, ऐसा कर लो तब भी। तो 2025 के बाद 5 साल यानी कि 2030 में ये हो जाएंगे कौन, डीआईजी। 5 साल का प्रमोशन करने की बात है कि 5 साल में दिया जाएगा। ये अभी तक इनको 10 साल में होना है, तो 2030 में तो इनके 6 साल हुए हैं, 2034 में होंगे ये। 34 में कब बने, क्या बनेंगे, जब बनेंगे डीआईजी, ठीक है। तो 4 ये कह रहा था कि सीनियर कौन रहेगा, अभी डीआईजी ये पहले बन गए, तो सीनियर ये बन जाएंगे कि ये तो एसपी रहेंगे, ये तो ये डीआईजी सीनियर रहेंगे। अभी 4 ये कह रहा था कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, ये सीनियर, अब ये डीआईजी बन जाएंगे, ये डीआईजी रहेंगे, तो अब सीनियर ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी डीआईजी है, लेकिन ये डीआईजी 10 साल पूरे कर चुके हैं अपने आप को। ये अभी कितने कर पाए, 34 तक, मतलब 25 से यहाँ तक, अभी 9 साल इनको हुए हैं, तो इनको कम समय हुआ है आईपीएस का पद धारण करे हुए, इनको ज़्यादा। तो सीनियरिटी, अब ये सीनियर ये बन जाएंगे, तो जो सीनियर के जो विशेष प्रावधान है, तो इनके सीनियर ये बन जाएंगे, उस टाइम सीनियर ये बन गए थे। तो सीनियरिटी ऐसे बार बार चेंज होगी। अब ये जल्दी से आईजी बन जाएंगे, 5 साल बाद तुरंत ही आईजी बन जाएंगे, 2039 में आईजी बन जाएंगे, ये 2044 में बनेंगे जाके आईजी। तो सीनियर ये हो जाएंगे नीचे वाले। तो सीनियरिटी तो चेंज होती जा रही बार बार, लेकिन फिर उन्होंने 16(4)B जोड़ दिया। 16(4)B क्या जोड़ दिया कि SC ST वाले हैं, अगर सीनियरिटी इनके पास एक बार आ गई तो सीनियरिटी हमेशा ये सीनियर रहेंगे। ज्येष्ठता का नियम बोलेंगे, इसे ज्येष्ठ का नियम पढ़ेंगे कि ये सीनियर रहेंगे, यानी कि एक बार ये डीआईजी बन गए, अब ये सीनियर पहली बार इनके पास सीनियरिटी का पद इनके पास आया, क्योंकि एसपी रहे, यहाँ डीआईजी बन गए। अब हमेशा यही चलते रहेंगे, डीआईजी बनेंगे, आईजी बनेंगे, तो इनके पास ऐसे चलता रहेगा। ये कभी डीआईजी बने, आईजी, इनका मतलब नहीं हो जाएगा। तो इस पर भी लोगों ने विवाद किया, भाई ऐसा क्यों, पदोन्नति में आरक्षण ऐसे क्यों दे रहे हो कि उनको 10 साल बाद आप बना रहे हो, इनको 5 साल बाद बना रहे हो, ऐसे करके क्यों विवाद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने मुद्दे आते हैं, लोग केस करते रहते हैं, उसके हिसाब से हमें पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन पदोन्नति आरक्षण में उन्होंने बताया कि दे सकते हो, लागू कर दिया पदोन्नति आरक्षण है कि आपको आरक्षण मिलेगा पदोन्नति में, लेकिन जो उन्होंने दिए कि भाई ये देखना पड़ेगा, पर्याप्त आंकड़े देखने पड़ेंगे, वो हम सब कल पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही, पेचीदा हो जाएगा थोड़ा इसी में आरक्षण में, फिर हम वही पढ़ेंगे, 16(6) पढ़ेंगे, तो वही पढ़ेंगे EWS को नौकरी में मिलाएगा। ठीक, इतना रखो, कल देखते हैं फिर हम।